आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 3 जो प्लेयर्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करें, जिनके साथ मिल करके आगे का जो निर्माण प्रक्रिया है वो हम बढ़ता देखेंगे। और इस पे आज एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल जब रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी गई थी तो उस दौरान 7 इंटरेस्टेड पार्टनर्स ने इसका जवाब दिया था। और अब जो नई रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जो 7 कंसोर्टियम जिन्होंने बिड को सबमिट किया था, उन्होंने उनमें से 3 जो बिडर्स हैं उन्होंने प्री क्वालिफिकेशन जो प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया है और उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब आने वाले 2 से 3 महीनों में उनके लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इशू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल तो नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि वो 3 कौन है, लेकिन वो जो भी हैं उनके ऊपर अब एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। हमने जब डिटेल वीडियोस पे बनाई थी तो हमने आपसे कहा था कि एचएएल की भूमिका और आडा की भूमिका को सुनिश्चित कर दिया गया है और प्राइवेट प्लेयर्स कहीं अपने आप को पीछे न महसूस करें, इसके लिए उनके लिए भी कुछ बड़ी जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया है। और इसी बीच रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि भले ही एचएएल यहाँ पर लीड इंटीग्रेटर की भूमिका निभाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी प्राइवेट सेक्टर को और उनके तरफ से ही जो फ्यूजलाज मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा। हालांकि उनको हर प्रकार की सहायता मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन उनके ऊपर यह दारोमदार होगा कि वो कम से कम समय में या दिए गए समय में कम से कम ये जो काम है उसको पूरा कर दें। अब देखना यह है कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाता है उसके बाद इस प्रोसेस में हमें क्या नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है ये 3 कंपनियां जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है वो कौन कौन सी हो सकती है? हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के। एमआरएफए को लेकर कल से लेकर आज तक कुछ बड़ी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली हैं। इतना तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि भारतीय वायुसेना के लिए 114 जो राफेल फाइटर्स हैं इनकी खरीद की जानी है और इसके लिए बाकायदा जो ये डील है इसने जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बोर्ड का एक हर्डल था उसको पार कर लिया है। या आसान शब्दों में बात करें तो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बोर्ड की मंजूरी 114 राफेल फाइटर की खरीद को मिल चुकी है। और इसी पर बात करते हुए जो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी है। उन्होंने ये कहा कि फिलहाल डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद 114 राफेल फाइटर की डील को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के समक्ष रखा गया है रिव्यू के लिए। और बहुत जल्दी जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मंजूरी इस पे मिल जाएगी कमिंग मंथ्स में, तो फिर इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के समक्ष रखा जाएगा और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से इसको अप्रूवल मिलने के बाद तुरंत जो टेंडर्स हैं वो इशू कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना और भारत का रक्षा मंत्रालय दोनों इस डील को फास्ट ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भारतीय वायुसेना की जो ग्रोइंग डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। हम सब ने देखा कि भारतीय वायुसेना इस समय काफ़ी विषम परिस्थितियों का सामना कर रही है और फाइटर जेट की कमी उनमें से एक है और इन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए ये जो कदम है ये उठाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के भी जो बात है आम सहमति है ये बन चुकी है और बहुत जल्दी जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये फाइनलाइज कर लिया जाएगा। यानी हो सकता है, संभावित है कि हमें 2 बड़ी खुशखबरियां एक साथ ही देखने को मिले। इनमें से पहली खुशखबरी होगी 114 राफेल फाइटर्स की डील और दूसरी बड़ी खुशखबरी हो सकती है जेट इंजन का फाइनल होना। अब यहाँ पर माना जा रहा है कि इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे का वेट किया जा रहा है और उसी दौरान कुछ जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो हमें होती दिखाई पड़ सकती है। राफेल डील में हमें राफेल F4 स्टैंडर्ड और F5 की जो मिक्स्ड फ्लीट है वो देखने को फिलहाल मिलने वाली है, ऐसे इंडिकेशन सामने आए हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर के। अक्सर हमने डिफेंस एक्सपर्ट से ये सुना, भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों को ये कहते सुना कि भारतीय वायुसेना के लिए जितने इम्पोर्टेंट फाइटर जेट हैं उतने ही इम्पोर्टेंट फोर्स मल्टीप्लायर्स भी हैं। और जब भी हम फोर्स मल्टीप्लायर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आते हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आते हैं, मिड एरियल रिफ्यूलर्स भी आते हैं और एवैक प्लेटफॉर्म भी आते हैं। और आप सबको दिसंबर 2025 की वो घटना तो याद ही होगी जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बाकायदा जो एरियल टैंकर्स हैं इनके खरीदने के लिए एक्विजिशन के लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्रदान करी थी, जहां पर 6 की संख्या में जो टैंकर्स हैं इनको खरीदने की बात की गई थी। तो इस पर बात करते हुए भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कंफर्म कर दिया है कि एरियल टैंकर प्रोजेक्ट के लिए इजराइल की जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है इनके साथ जो कॉस्ट निगोशिएशंस हैं ये अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्दी
आम सहमति बनने के बाद कुछ बड़े निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि 2026 की शुरुआत में ही यहाँ पर एक कॉस्ट निगोशिएशन कमेटी का गठन किया गया था, जिनके कंधे पर हमने ये जिम्मेदारी दी थी कि आप कॉस्ट निगोशिएशन को जल्दी पूरा करें, ताकि भारतीय वायुसेना के लिए जो एरियल टैंकर्स हैं, इनका निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाए। ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि इस पूरे खरीद की लागत तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर्स की होने वाली है और इसके लिए इसराइल के साथ जो बातचीत है वो चल रही है। यूं तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत अपने सोवियत इरा के टैंकर्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन बीतते समय के साथ जिस प्रकार के सर्विसबिलिटी इश्यूज रहे और अवेलेबिलिटी इश्यूज रहे, उसके बाद जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और ये समस्या और गहराती जा रही है। और इसी क्रम में पहले तो टैंकर्स को लीज में ली जाने की बात की गई थी, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली हमें जो 6 स्वदेशी टैंकर्स हैं ये देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो फाइनल अभी कॉन्ट्रैक्ट है ये फाइनलाइज कब होता है, इसके लिए शायद हमें कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ जाए। लेकिन जो भी हो, भारतीय वायुसेना की जो नीड्स हैं उनको पूरा करना इस समय प्रथम दायित्व होना चाहिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है रूस को लेकर के। हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर बताया गया था कि भारत इस समय रूस के साथ SU-57 को लेकर बातचीत इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इस समय भारत को एक बात का डर है कि रूस के अधिकतर सिस्टम्स में जो चिप यूज़ की जाती है उनका निर्माण चाइना करता है। और उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या ये डील कभी होगी, क्या भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पूर्णतः सुरक्षित है और क्या SU-57 जिसे भविष्य में भारतीय वायुसेना की बैकबोन कहा जा रहा है वो खतरे में है। तो यहाँ पर यूरेशियन टाइम की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर रूस ने खुद इसका खंडन किया है। दरअसल आपको बता दें कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो रूस के ऊपर विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं, जहां पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक हो गए, हाई एंड माइक्रोचिप हो गई या रडार ग्रेड कंपोनेंट्स हो गए, इनकी सप्लाई को बाधित किया गया था। और इसके लिए कई हद तक रूस ने चीन का सहारा लिया था और चीन से इलेक्ट्रॉनिक उनको लेना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद से एक डर हुआ आया सामने कि क्या चाइना का थ्रेट नैरेटिव भारत के अगेंस्ट तो नहीं काम करेगा। तो इस पर रूस के अधिकारियों ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां पर यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट की बात माने तो रूस ने कंफर्म कर दिया है कि रूस अब पूरी तरीके से जो एडवांस माइक्रोचिप है वो खुद बनाएगा। और इन माइक्रोचिप को वैसे तो MMIC यानी मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है और इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर एसा रडार में, S-400 और S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम में और SU-57 के सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में किया जाता है। रूस का दावा है कि 2027 तक ये चिप पूरी तरीके से डोमेस्टिकली प्रोडक्शन में आएंगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि चीन पर उनकी खुद की जो निर्भरता है अब वो खत्म होने वाली है और वेस्ट की रोक भी वे असर होने वाली है। और इसीलिए वो भारत को विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या का सामना भारत को आने वाले निकट भविष्य में नहीं करने को मिलेगा। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत यहाँ पर डील को काफी नाप तौल के कर रहा है और जब सारे पक्ष भारत के समर्थन में होंगे उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय आता हमको दिखाई पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि SU-57 वाकई भारत के लिए एक खतरा हो सकता है या फिर भारत को रूस के साथ मिल करके इसका समाधान ढूंढना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।